कहावत है कि खाली ज़हन शैतान का घर होता है। इन दिनों मुझे भी फरागत थी। घर के काम को हाथ ना लगाती, बस हाथ पर हाथ धरे सारा दान बैठी बूढ़ होती रहती। रूमानी नावल पढ़ने का भी शौक था। उन्हें दिनों मोबाइल फ़ोन आ गया और मैं इसमें जत गई। नून रात मोबाइल फ़ोन देखने से काम था। वालिदा मना करती कि इतना मत देखा करो। शायद उन्हीं चीज़ों का असर हुआ कि मुझे अपने हमसाये से मोहब्बत हो गई, जो 5 बच्चों का बाप था। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से था, जबकि वो गैर बरादरी का था और हमारे बराबर वाला मकान इसने किराए पर लिया हुआ था। ये मोहब्बत इतनी अचानक और अंधी हुई कि जैसे आंधी अलफाटे हो, और मुझे कुछ भी समझाई ना दिया। एक माह के अंदर ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला कर लिया। ये तो साबित था कि वालिदैन की नज़रों में ये रिश्ता गैर मौजू है और वो किसी सूरत माजिद से मेरी शादी ना करेंगे। उम्रों का इतना फ़र्क और ऊपर से सौतन और उसके 5 बच्चे, इसका तो घर भी किराए का था। इन हालात में कोई अक्ल की अंधी भी हो तो ऐसे आदमी से शादी ना करे, लेकिन मेरी अक्ल के तो सारे चिराग बुझ गए थे। मैं सिर्फ इस वजह से माजिद से मरूब हो गई कि वो मेरे हासुन की बहुत तारीफ़ करता था। किस्सा ये था कि इसकी सबसे बड़ी बेटी अलका ने इसी स्कूल में दाखिला ले लिया जिसमें मैं पढ़ती थी। इस तरह हम साथ आने जाने लगे। अलका को माजिद स्कूल छोड़ने और लेने आता था। पहले मुझे हमारे वालिद और कभी मुलाजमा छोड़ने जाती थी। जब अलका का साथ मिला तो इसी के साथ आने जाने लगी। इस तरह मैं इसके घर भी जाया करती। वहाँ माजिद मुझसे बातें करने लगता और मेरी बहुत तारीफ करता। एक रोज़ इसकी बीवी बीमार होकर मैके चली गई। दरअसल वो अपने 5वें बच्चे को जन्म देने गई थी। घर में इसके चारों बच्चे बूढ़ी दादी के पास थे। माजिद को मुझे घेरने का मौका मिल गया। वो एक खूबसूरत शख्स था, कद-काठों से, सूरत शक्ल और शख्सियत से भी वजी था। चर्ब ज़ुबान कमाल का और मैं टीन एज थी। इसे अपना आइडियल बना लिया और उसकी मीठी ज़ुबान के घेरे में आ गई। इसकी बीवी मैके में ही थी। एक रोज़ स्कूल जाने के बहाने माजिद के साथ अकेली चली गई और इससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद मुझ पर घर वालों का ऐसा खौफ गालिब आया कि घर से ही निकल गई। जो इन बेटी अचानक घर से निकल भागे, ये तो वालिदैन के लिए मरने का मकाम था। बहरहाल एक हफ्ता की तगओदों के बाद घर वालों ने मुझे तलाश कर लिया। वालिद साहब ज़ार कतार रोते हुए मुझे घर ले आए। इन सोहे से इनकी सफ़ेद दाढ़ी भीग गई थी। माँ भी दीवानी सी हो रही थी। घर लाकर वालिद ने मुझको मारा पीटा और ना बेइज्जती की बल्कि तहम्मुल से समझाया कि बेटी तुम कम सुन और नादान हो। माजिद से निकाह करना तुम्हारा अज़बात फ़ैसला है। वो 5 बच्चों और बीवी वाला एक शादीशुदा मर्द है। तुम फ़ौरन इससे रिश्ता ख़त्म कर लो। ये सरासर गलत फ़ैसला है। तुम्हें चंद दिनों बाद ही इस पर पछताना पड़ेगा। मेरे सर पर तो इश्क का भूत सवार था और अक्ल पर पर्दे पड़े हुए थे। मैं कोई साहूकार की बेटी ना थी, बस हम इज़्ज़तदार लोग थे। आंखों पर मोहब्बत का ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि मैंने वालिद की बात से साफ इनकार कर दिया और माजिद के साथ ज़िंदगी गुजारने का पुख्ता इरादा ज़ाहिर किया। घर का जो फ़र्द भी मुझे समझाता, मैं उसकी बात समझने की बजाय रू रू कर हलकान हो जाती थी, यहाँ तक कि खुदकशी करने तक नौबत पहुँच गए। तब वो मजबूर हो गए और इज़्ज़त के साथ बरादरी वालों के सामने मेरी रुखसती कर दी, क्योंकि अभी तक मेरे निकाह और घर से गायब रहने का इल्म किसी को ना हुआ था। बाप ने अपनी इज्जत बचाई और मैं शादी होकर बाकायदा दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। जब माजिद की पहली बीवी मैके से आई तो हैरान रह गई कि इसकी बेटी की हमजमात इसकी सौतन बनकर घर आ चुकी है। उस वक्त मेरी नींदों और सास ने मेरा साथे दिया, क्योंकि वो माजिद से मोहब्बत करती थी। इसे ही अपना सरबरा दाके सिख का सहारा समझती थी। उन्होंने माजिद की खुशी की खातिर न सिर्फ मुझे कबूल किया बल्कि मेरे लिए ढाल भी बन गईं। अब मैंने शर्त रखी कि वो मुझे अलहदा घर में रखेंगे, मैं सौतन के साथ न रहूंगी। उन्होंने ये शर्त मान ली और पहली बीवी को दूसरे किराए के मकान में बच्चों समेत मुंतकिल कर दिया और मैं नंदों, देवर और सास के हमरा रहने लगी। माजदाद हर भी रहते और पहली बीवी बच्चों को भी वक्त देते थे। उनकी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई और मैं यही समझ रही थी वो बस मेरे हैं, सिर्फ मुझ ही से मोहब्बत करते हैं। पहली बीवी के पास तो सिर्फ रस्म दुनिया निभाने को जाते हैं। 6 माह बाद ही पता चल गया कि ऐसी शादी का क्या अंजाम होता है और घर से भागकर आने वाली की ससुराल में क्या इज्जत होती है।
बात बात पर घर से भागी हुई के ताने मिलते। भागी हुई के कहकर ससुरालियों ने मेरा जीना हराम कर डाला। मैं घर का खाना बनाने में तो इसका हाथ बटाती थी, मगर मुझसे नाश्ते के वक्त अलिफाटे नहीं जाता था कि उनका वालिद पेन के घर रात में देर तक मोबाइल देखती, तब सुबह भी देर से उठती। सवेरे जल्द उठने की मेरी आदत ही नहीं थी, जबकि सास कहती कि तुम जल्द उठा करो और नाश्ता सबके लिए तुम ही बनाया करो। माजिद और मेरे देवर सुबह 7 बजे घर से चले जाते थे। सास फजर के वक्त अलिफाटे जाती थी, लेकिन मेरे लिए इतनी जल्दी उठना आसान आमिर न था। अलिफाटे भी जाती तो थोड़ी देर जागने के बाद फिर सो जाती और 11 बजे तक सोती रहती। इस बात पर सास मुझसे खफा रहने लगी। एक रोज़ उन्होंने मुझे सुबह 5 बजे जगाया और कहा कि आज तुम सबका नाश्ता तैयार करोगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर वो फजर की नमाज पढ़कर सो गई। मैं अलिफाटे चाय बनाकर पी ताकि आंखें पूरी तरह खुल जाएं, नींद का खुमार दूर हो। दूध का पतीला निकालकर चूल्हे पर रखा और सोफे पर लेट गई कि ये जरा गर्म हो तो चाय बनाती हूँ। सोफे पर लेटते ही गहरी नींद ने आला। खबर न हुई कब दावदे उबल उबल कर चूल्हे में गिरा, चूल्हा भर गया। जले दूध की बू सारे घर में फैली और गैस भी लीक होती रही, क्योंकि चूल्हा बुझ गया मगर बटन तो ऑन था। सभी के नथनों में ये नागवार बू पहुंची और हर कोई खांसता हुआ अपने कमरे से निकला। सास भी उठ गई। किचन में जाकर देखा तो अजब बर्बादी का समा था। वो गुस्से में आपे से बाहर हो रही थी। इस रोज माजिद भी घर पर न थे। वो पहली बीवी के पास गए हुए थे। बस सास ने मुझे जब काविच पर बेखबर सोते हुए पाया तो गुस्से से भौंकी शेरनी की तरह झपट पड़ी और मुझ नींद के खुमार से भरी आंखों वाली को धक्के देकर घर से निकाल दिया। इतनी सुबह कहाँ जाती। साथ में अम्मा बाबा का घर था, जिसका दरवाज़ा इस वक्त खुला हुआ था और वालिद फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए हुए थे। सर पर ओढ़नी न पीर में जूती, माजिद के घर से निकल मैं अपने वालिद के मकान में चली गई। लड़खड़ाते कदमों से डरते और रोते हुए इस घर की दहलीज पार की, जहाँ से एक रोज़ बगैर वालिदैन की इज्जत का ख्याल किए निकल पड़ी थी। रोते कांपते देखकर मोहब्बत से मजबूर ममता की मारी ने मुझे पनाह दी और अपनी बाहों में ले लिया। ये वही घर था जिसको मैंने मोहब्बत की चुकाचौंध में ठोकर मार दी थी, प्यार करने वाले माँ बाप को धोखा दिया था। इसी छत ने मुझे पनाह दी, वरना कहाँ जाती। मैं इकलौती औलादा, वालिद भी अपने दिल से मेरी मोहब्बत नहीं निकाल सके थे। उन्होंने माजिद को बिलाकर जवाब तलब किया। उसने मुआफ़ी मांगी, कहा कि जब ज़ेब के साथ मेरे घर वालों ने ऐसा सलूक किया, मैं घर पर नहीं था। मेरे वालिद के कदमों को हाथ लगाया और मेरा ख्याल रखने का वादा किया। तब वो बोले कि अब अगर मेरी बेटी से नातार के न है तो उसे अपने घर वालों के साथ नहीं रखोगे। मैं इसे अकेला भी तो नहीं रख सकता। मुझे कारोबार देखना होता है, काम के लिए जाना होता है। आपका भी कोई और बेटा बेटी नहीं है। आप बुढ़ापे में अकेले हो। अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो अपने मिकिन का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दें। आपकी बेटी आपके पास रहेगी। गोया अज ने उस तरह उनसे घर दामाद बनने की दरख्वास्त की थी, भला अबू ने हमसे किराया क्या लेना था। उन्होंने माजिद की दरख्वास्त को मान लिया। उन्होंने सोचा, इस तरह कम अज कम हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने तो रहेगी। अब मैं और माजिद वालिद साहिब के घर में ही रहने लगे। वो एक दिन मेरे साथ रहते और एक दिन दूसरे घर में, जहां उनके बहन भाई और माँ रहते थे। अपनी पहली बीवी और बच्चों को भी उनके हमरा दोबारा से रख लिया कि वो भी अकेले ना रहें और 2 घरों का किराया भी ना देना पड़े। मेरे वालिदैन के घर बयां माजिद मेरे हर तरह से ख्याल रखते थे और मेरे माँ बाप के साथ भी इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते थे, लेकिन घर का खर्चा ना देते। हमारे तमाम खर्चा मेरे वालिद ही उठाते। इस पर भी अबू चापखोर है कि उनकी कमाई खाने वाला दूसरा कौन था। मैं ही तो उनका सिर्फ कुछ थी। पहले आबाद में उनके सब असासे मेरे ही तो थे। जिंदगी आराम और सुकून से गुजर रही थी। माजिद रोजाना अबू की गाड़ी पर मुझको सैर के लिए ले जाते। अपनी गाड़ी उन्होंने दूसरे घर और बच्चों के लिए रखी हुई थी। हमें जहाँ कहीं जाना होता, मैं अबू से कहती, वो मुझे अपनी गाड़ी दे देते। वो बहुत ठंडे दिल और दिमाग के इंसान थे। चाहते थे कि बेटी और दामाद में झगड़ा ना हो, लोग न साने और कोई हम पर ना हंसे। बेशक रुपया पैसा खर्च हो, लेकिन इज्जत खराब ना हो।
मैं मीर अगले साल आफियत से गुजर गया। एक दिन अचानक 5 मर्द हमारे दरवाजे पर आए। वालिद साहब ने दर खोल कर सवाल किया, आप कौन लोग हैं और किससे मिलने आए हैं? वो कहने लगे कि आप ही से मिलने आए हैं। हम माजिद के दोस्त हैं और उसके बारे बात करने आए हैं। वालिद साहब घबरा गए, बोले, वो घर पर नहीं है। आने वाले लोग कहने लगे, ठीक है, वो घर नहीं है, लेकिन रहता तो यहाँ ही है। इसने आपकी तरफ भेजा है। आप हमारी बात सुन लें। अबू घबराए हुए थे कि माजिद के इतने दोस्त क्यों आ गए। मेरे दामाद को तो कुछ नहीं हो गया। खैर, उन्होंने कुछ सोचकर उन लोगों से कहा, जरा ठहरिए, मैं माजिद को फ़ोन मिलाकर आपकी बात करवाता हूँ। वालिद साहिब जेब से फ़ोन निकालने लगे तो ये गुंडे उनको धक्का देकर घर के अंदर दाखिल हो गए। ये रात 8 बजे का वक्त था। वो रकम का मुतालबा करने लगे। आपके दामाद पर हमारा 39 लाख का कर्ज है। वो आपके पास रहता है। आप इसके सरबराह हैं तो इसके कर्ज की अदायगी के भी अब जिम्मेदार हैं, या तो इस रिश्ते से इनकार कर दें कि वो आपका दामाद नहीं है और इस घर में नहीं रहता, अब फिर इसका कर्जा चुकता करें। अब हम ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते। मेरे वालिद साहब ने बहुत कहा कि इसको आने दे, रूबरू बात हो तो इस मसले का हल निकालते हैं, मगर उन्होंने एक ना सुनी। वो कह रहे थे कि बेवकूफ़ बूढ़े, इसी ने तो हमको तुम्हारे घर का रास्ता दिखाया है कि जाओ मेरे ससुर से रकम ले लो, वही मेरे सरपरस्त हैं। मेरे वालिद ने कहा कि मैं ऐसे कैसे आप लोगों को रकम दे दूं? मुझे इसके कारोबार के बारे में कुछ मालूम नहीं और ना आप लोगों को जानता पहचानता हूं। उन्होंने कहा कि हम खुद तुम्हारी इससे बात करवा देते हैं। उन्होंने फ़ोन मिलाकर माजिद से बात की और कहा कि तुम हमारा तारुफ करा दो, और फ़ोन मेरे वालिद के कान पर रख दिया। माजिद ने अबू से कहा, ये लोग मेरे कारोबारी शरीक हैं। जितनी रकम दे सकते हैं इस वक्त उनको दे दे, मैं घर आकर आपको दे दूंगा। इस वक्त में नहीं आ सकता कि किसी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मेरे अबू बेचारे पसीना पसीना हो गए। ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन। आखिरकार वो गुंडे घर से सारा ज़ियोर और कीमती चीज़ें ले गए, और जब अबू ने मुज़ाहमत की तो मेरे वालिद को खूब मारा। बोले, रकम का फौरी बंदोबस्त कर दे वरना हम तुम्हारे दामाद को ख़त्म कर देंगे। अब हम इसको बख्शेंगे नहीं। थोड़ा बहुत रुपया जो वालिद साहब ने घर में रखा हुआ था वो तो दे दिया, मगर वो मकान के कागजात मांगने लगे कि हम इस तरह अपना कर्जा चुकता करके जाएंगे। कागजात मेरे वालिद ने ना दिए। वो समझ गए थे कि हम गैर लोगों में फंस गए हैं। तभी अबू जान के समझाने पर मैंने माजिद से तलाक ले ली, क्योंकि ये ऐसा वाक़या हुआ था कि खुद में भी डर गई थी। माजिद ने बताया कि मैंने उन लोगों का कर्ज ज़रूर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे कर्ज की वसूली की खातिर एक जगह बंद कर दिया था। अगर मैं फ़ोन पर जैसे वो कहलवाना चाह रहे थे वैसा ना कहता तो मुमकिन था वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते। वो असलहा भी रखते थे, इसी वजह से मैंने ऐसा कहा। मैं इस वक्त बेबस था। मैंने तो माजिद की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन वालिद साहब ने ना किया। कहा कि जो शख्स बुरा वक्त पड़ने पर गुंडे हमारे घर भेज सकता है, वो कल कोई इससे ज़्यादा बेहुदा हरकत भी कर सकता है। अगर कर्ज खा ऐसा ही तंग कर रहे थे तो मुझसे कहता। शुरू दिनों में तलाक लेने का मुझे दाके था। दिल पर बहुत चोट लगती थी, जिंदगी बेमानी लगती थी। तलाक लेने के बावजूद मेरे दिल में उसकी मोहब्बत थी। सोचती थी ऐसा शख्स मुझे नहीं मिल सकता जो हर वक्त मेरी तारीफें करता रहता था। वक्त के साथ साथ खादी ने मुझे सब्र दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल को सुकून मिला। मैं तालीम याफ्ता थी, गिरचा मुझे खर्चे की ज़रूरत ना थी, फिर भी खुद को बहलाने की खातिर अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। मैंने एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। वहाँ अपनी हम उम्र टीचरों और लड़कियों के साथ मेरा दिल लग गया। सोचा भी ना था कि दोबारा शादी करूंगी। मैं एक शख्स का तल्ख तजर्बा बहुत था, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 2 साल बाद मीर अरशद तातय हो गया। जब मैं 16-17 साल की एक दोशीज़ा थी तो मुझे अंधी मोहब्बत ने एक शादीशुदा मर्द से बांध दिया, जिसके पीछे मैंने अपने ख़ानदान की इज्जत बर्बाद कर ली। आज सोचती हूँ तो ज़िंदगी के रंग नज़र आते हैं। मेरी दूसरी शादी एक गैर शादीशुदा लड़के से हो गई जिसका नाम अरसलान था। ये रिश्ता मेरे वालिद साहब ने ढूंढा और करवाया था। अरसलान उनके मरहूम दोस्त का बेटा था।
وہ والد کے پاس کاروبار کے بارے میں مشورہ لینے آیا تو باتوں باتوں میں والد نے پوچھ لیا، بیٹے تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ تم تو اچھا کما رہے ہو اور اپنے مرحوم باپ کا کاروبار بھی خوب سنبھال لیا ہے۔ انکل میری والدہ بیمار رہتی ہے، والد حیات ہوتے تو میری شادی کرواتے، اب کون کروائے گا بھلا؟ اس پر ابو نے اسے میرے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ اگر تم راضی ہو تو میں اپنی لڑکی کا نکاح تم سے کرنے پر تیار ہوں، تمہارا باپ میرے بچپن کا دوست تھا، تمہاری ساری فیملی میری دیکھی بھالی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ارسلان نے ہاں کہہ دی، شاید اسے اپنی بیمار ماں کے لیے بھی گھر میں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ چند دن بعد وہ اپنی والدہ کو لے آیا۔ ان کی والدہ میری والدہ کے پاس کئی بار آ چکی تھیں۔ خواتین کی بھی رضامندی ہو گئی تو میری شادی ارسلان سے کر دی گئی۔ اس بار میں نے اپنے والد صاحب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کہنا مان لیا اور میرے والد کی پسند میرے لیے مبارک ثابت ہوئی۔ ارسلان ان کی قدر کرتے اور میری بھی، وہ بہت اچھے انسان ثابت ہوئے۔ اب مجھے دوسری شادی کر کے کوئی پچھتاوا نہ تھا، سوائے اس کے کہ اگر میں ماجد کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی نہ کرتی تو یہ میری پہلی شادی ہوتی۔ اصل ان کے گھر میں پہلی بار ماں بنی۔ میرے گلشن میں وہ خوبصورت پھول کھلے جن کی مہک نے گھر کو معطر بنا دیا۔ پہلی غلطی کے بارے میں اب سوچنا تک نہ چاہتی تھی۔ ماجد کے ساتھ محبت دراصل میرے لیے یادوں کا ناسور تھی، وہ محبت نہیں میرے دماغ کا فطور تھا۔ کاش ہم لڑکیاں جو اپنے خوبصورت سپنوں میں ڈوبی رہتی ہیں عقل سے کام لیا کریں۔ میں تو کہتی ہوں کسی لڑکی کو اس کم عمری میں اپنی مرضی سے شادی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت ناپختہ ذہن کی مالک ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ اور کم از کم 22 سال کی عمر کے بعد کوئی دانا لڑکی اپنی قسمت کا فیصلہ صحیح کر سکتی ہوگی، تاہم اپنے بزرگوں کا ساتھ ہو تو وہ شادی شدہ بیٹی پر چھپر چوہے کی طرح رہتے ہیں۔ ڈاکے سکھ میں اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور سسرال والوں کو بھی علم ہوتا ہے لڑکی لاوارث نہیں، اس کے وارث ہے۔ ہم سے اگر زیادتی ہوگی تو وہ پوچھ کچھ کرنے آئیں گے۔ یوں بھی عورت کی راہ کانٹوں سے بھری ہوتی ہے اور لڑکیاں اس چکر میں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں خوش قسمت تھی کہ ٹھوکر کھا کر والدین کی طرف موڑی تو انہوں نے گلے سے لگا لیا، مگر میری اسکول کی ساتھی استانی جس سے میری دوستی ہو گئی تھی، اس کا نصیب میرے جیسا نہ تھا۔ اس کے محبوب نے شادی کا وعدہ کر کے اسے بیچ منجدھار میں چھوڑ دیا۔ وہ مصیبت کا وقت تو کسی طرح سے ٹل گیا۔ اس کے بعد اس کی پھر شادی نہ ہو سکی اور وہ بھی دوسری زخم خوردہ لڑکیوں کی طرح راہ عشق کی کٹھن مسافت میں کام آ گئی۔ اس راہ عشق میں کوئی فنا ہو جاتا ہے اور کوئی ٹھوکر کھا کر سنبھل جاتا ہے۔ جب والدین نے ایسے قبول نہ کیا تو ایک نیک طبیعت لیڈی ڈاکٹر نے اسے پناہ دی اور پھر اسے اپنی سہیلی کے سپردار کر دیا جو اسکول کی پرنسپل تھی، ند FA پاس تھی۔ خاتون پر نسپل نے نہ صرف اسے بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیا بلکہ اپنے اسکول میں ٹیچر لگایا۔ اس طرح وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی اور تعلیم بھی جاری رکھی۔ اس کے کئی رشتے آئے۔ پرنسپل نے ندا کو سمجھایا کہ تم گھر بسول لو، میں تمہاری شادی کرو دیتی ہوں اور ایک ماں کی طرح تم کو رخصت کر دوں گی، مگر نظر از نہ ہوئی، ایک بار شادی کے خواب میں کھو کر اپنی پاکیزگی گنوا چکی تھی۔ بس یہ خیال ہی اس کے لیے سوہان رو تھا کہ شادی کرے گی تو بربادی ہوگی۔ وہ جس گھر رہتی تھی وہاں اسے عزت اور دولت اور محبت مل گئی تھی، تحفظ بھی ملا تھا، تو شادی اس کے لیے ایک بے مقصد چیز ہو کر رہ گئی۔ میں نے کئی بار اس کو سمجھایا کہ ندا، ماضی تو گزر چکا، اسے بھلا کر اپنا گھر بساؤ، کیوں کر عمر بھر ایسے ہی زندگی بتا پاؤ گی؟ اس کا جواب ہوتا کہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، کبھی ضرورت محسوس کی تو سوچوں گی، مگر ابھی میرا دل اس امر پر آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ میرا دل، میری خواہشات مر چکی ہیں، میں تو بچوں میں مصروف ہو گئی۔ شادی کے بعد اسکول کی جاب بھی چھوڑ دی۔ شروع میں ندا سے ملاقات رہی، بعد میں ملاقات بھی نہ ہو پاتی تھی۔ ایک دن وہ اچانک مل گئی۔ میں نے پوچھا کیا شادی کی ہے یا ابھی تک اپنی ضد پر قائم ہو؟ بولی، پہلے دل آمادہ نہ ہوتا تھا، جب دل کو آمادہ کیا، تنہائی مٹانے کے لیے شادی کی ضرورت محسوس ہوئی تو بہت آگے سرک چکی تھی۔ اب رشتے تو نہ آتے تھے، پر نسپل امی نے خود بھی کوششیں کی لیکن بات نہ بنی۔ پر نسپل امی بوڑھی ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، ان کو چھوڑ کر کیسے چلی جاتی؟ ان کی خدمت میں وقت کشتا رہا اور اب 45 سال کی ہو گئی ہوں۔ پرنسپل امی بھی فوت ہو گئی ہیں، ان کے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی ہوں۔
وہ مجھ کو اسی طرح عزت اور محبت سے رکھے ہوئے ہیں جیسے ان کی امی رکھتی تھیں۔ ان کا اسکول بھی میں سنبھالتی ہوں، ان کی جگہ پر نسپل ہوں۔ آئینہ دیکھتی ہوں تو آئینہ بھی کہتا ہے کہ 2-4 سال میں اور بوڑھی ہو جاؤ گی تو اس عمر میں شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ندا کا جواب سوان کر میں لاجواب ہو گئے۔